अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ज़ुबैर सुल्तान ने सच बोलने का हलफ उठाया, फिर अपने बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसके बाद वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। वो मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए गवाह की ज़बान से ये साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ रहा कि मकतूला ने वक़्वा के रोज़ बैंक से 50,000 रुपये निकलवाए थे, जो वो शाम 7 बजे उसे देने वाली थी। इस गुफ्तगू के दौरान में चेक बुक और बैंक के रिकॉर्ड का भी कई बार जिक्र आया। बहरहाल हासिल बहस सिर्फ इतना था कि वक़्वा के रोज़ मकतूला के घर में 50,000 रुपये की रकम मौजूद थी। वकील इस्तग़ासा ने गवाह को फारिग किया तो जज की इजाज़त से मैं गवाहों वाले कटहरे के नज़दीक चला गया। मैंने खंगार कर गला साफ़ किया और कुछ इस अंदाज में अपनी जरा का आगाज़ किया। ज़ुबैर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपका ताल्लुक़ एक ख़ास कम्युनिटी से है? जी हाँ, ये बात 16 आने दुरुस्त है, उसने जवाब दिया। आपकी कम्युनिटी में नौकरी वगैरह करने को अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने बड़े मीठे अंदाज में जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग कारोबार को तरजीह देते हैं। बात महज तरजीह की नहीं है वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, बल्कि हकीकत यह है कि हम लोग सिर्फ कारोबार और तिजारत ही करते हैं। हमारी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा ने हमें मुलाजमत वगैरह से सख्ती से मना कर रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं, चाहे हमें चने की छाबड़ी ही क्यों ना लगानी पड़े। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। कामयाब तिजारत के लिए तो ईमानदारी बुनियादी शर्त समझी जाती है। क्या आपके पास भी इस बुनियादी लवाजिम का ख्याल रखा जाता है? जिस तरह एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अफराद भी एक जैसे नहीं हो सकते। लिहाजा हमारी कम्युनिटी में 100% दयानतदार लोगों का पाया जाना लाजमी नहीं है। वो बड़े खूबसूरत पैराए में वजाहत करते हुए बोला, अलबत्ता आपने जिस कारोबारी उसूल का जिक्र किया है, इसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी शख्स इस उसूल पर कारबंद रहता है, वो फलाह व तरक्की पाता है। हम दूसरों की बात नहीं करते, सिर्फ आपकी ज़ात को फोकस करते हैं। मैंने बड़े रसान से कहा, क्या आपने अपने बिजनेस में इस उसूल को अपनाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े एतमाद से बोला। ज़ुबैर साहब, मैंने अचानक सवालात का ज़ाविया बदल दिया, क्या आपके पास कोई ऐसी सलाहियत भी है कि लोग आपको अपने घरेलू राजों में भी शरीक कर लेते हैं? अगर यहाँ लोगों से मुराद मेरे घर के अफराद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। वो पुरएतमाद अंदाज में बोला, मेरी फैमिली के तमाम अफराद अपनी हर बात मुझसे शेयर करते हैं। मैं आपके घर की नहीं बल्कि दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने वजाहत ज़रूरी समझी। दूसरे लोग जैसे मकतूला नौरीन। आप भी कमाल करते हैं जनाब, वो आंखें फैलाते हुए बोला। दूसरे लोग भला क्यों मुझे अपने राजों में शरीक करने लगे? वकील इस्तग़ासा ने आपके साथ 24-25 मिनट सिर्फ किए हैं। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि मकतूला अपने मालियाती राज आपके साथ शेयर किया करती थी। जब भी आपको ये बात बताई थी कि वक़्वा के रोज़ उसने 50,000 रुपये बैंक से निकलवा कर अपने अलमारी के लॉकर में रखे हुए हैं। नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोला। आपने वकील इस्तग़ासा की गुफ्तगू से खुद ही ये मतलब अख़ज़ कर लिया है, वरना मैंने तो ऐसा कोई तासुर नहीं दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मकतूला ने आपको नहीं बताया था कि उसने 50,000 की रकम अपनी अलमारी के लॉकर में रखी थी? मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, वो बड़े एतमाद से बोला। वो भला मुझे अपने बेडरूम और उसमें रखी अलमारी के लॉकर के हवाले से क्यों बताने लगी? तो गोया आपकी मालूमात सिर्फ इस हद तक हैं कि मकतूला ने वक़्वा के रोज़ बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने थे। मैंने जिरा के सिलसिले को समेटते हुए कहा, आप ये बात दावे से नहीं कह सकते कि उसने मज़कूरा रकम अपनी अलमारी के लॉकर में रखी थी। जी, यही बात है, वो दो टोक अंदाज में बोला। मुझे सिर्फ मकतूला ने ये बताया था कि उसने बैंक से 50,000 रुपये निकलवा लिए हैं, जो वो शाम को मेरे ऑफिस आकर मुझे अदा कर देगी।
اب اس نے ان 50,000 روپوں کو الماری میں رکھا تھا، تکیے کے نیچے چھپایا تھا، اپنے پرس میں ڈالا تھا یا کسی گلے میں ڈالا تھا، یہ تو وہی جانتی ہے، اور یا پھر خدا کو معلوم تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو معزز عدالت کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مقتولہ کس سلسلے میں آپ کو 50,000 روپے ادا کرنے والی تھی۔ اس عدالت میں نورین مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی تھی، لیکن زیادہ زور 50,000 روپے کی چوری پر دکھائی دیتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ استغاثہ نے اس مرڈر کو 50,000 روپے کی چوری کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا کہ مقتولہ اس کے توسط سے ایک فلیٹ کا سودا کر رہی تھی اور وقوعہ کے روز ٹوکن کے طور پر پارٹی کو 50,000 روپے ادا کرنے تھے تاکہ سیل ایگریمنٹ تیار کیا جا سکے، لیکن مقتولہ کی موت کے بعد یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ میں نے مزید 2-4 ضمنی سوالات کے بعد زبیر سلطان کو فارغ کر دیا۔ میرے حساب سے زبیر سلطان کی گواہی محض وقت کا ضیاع تھی۔ استغاثہ اس کے بیان سے صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مقتولہ نے اپنے الماری کے لاکر میں 50,000 روپے رکھے تھے، وغیرہ وغیرہ، اور میں نے استغاثہ کے اس اسٹینڈ کو قدموں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اگلا گواہ نادر عباسی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ عباسی لوکل گورنمنٹ کا ملازم تھا، اس کے محکمے یا عہدے کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ نادر عباسی اسی اپارٹمنٹس بلڈنگ کے بی بلاک میں رہائش پذیر تھا، جس کے بلاک اے میں مقتولہ نورین کا فلیٹ تھا۔ عباسی سانولی رنگت کا مالک ایک پستہ کامہ شخص تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح مکمل کر لی تو میں اپنی پاری پر گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ میں چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے عباسی کو دیکھتا رہا، پھر جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، عباسی صاحب، پولیس کے ریکارڈ کے مطابق اس اندھوناک واقعے کی اطلاع آپ ہی نے متعلقہ تھانے کو دی تھی۔ کیا یہ سانحہ آپ کی نظر کے سامنے وقوع پذیر ہوا تھا؟ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وقوعہ استغاثہ کے گواہ نادر عباسی کے سامنے پیش نہیں آیا تھا، تاہم میں نے اسے ایک خاص زاویے سے گھسنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے نہایت ہی مطمئن لہجے میں جواب دیا، نہیں وکیل صاحب۔ پھر آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ مجھے بلڈنگ کے چوکیدار نے اس بارے میں بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ جب چوکیدار نے آپ کو یہ اطلاع دی اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں نے جرح کے سلسلے کو رفتہ رفتہ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں چند لمحے پہلے ہی بلڈنگ میں داخل ہوا تھا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میں جیسے ہی گاڑی پارک کر کے باہر نکلا، چوکیدار حنیف نے میرے پاس آ کر یہ اطلاع دی اور اس کے ساتھ ہی درخواست بھی کی کہ میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع پولیس کو دے دوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں جلدی سے گھر پہنچا اور متعلقہ تھانے میں فون کر دیا۔ آپ نے لگ بھگ کتنے بجے فون کیا تھا؟ میرے خیال میں اس وقت دوپہر کے 5:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ بلکہ شام ہونے والی تھی، سردیوں میں دن گھٹ کر کافی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے خیال میں بلڈنگ کے چوکیدار حنیف کو یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ بلاک اے کے فلیٹ نمبر 401 میں رہنے والی مسز نورین کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے وکیل صاحب، وہ تعریفی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پولیس کو فون کرنے سے پہلے اس بارے میں چوکیدار سے استفسار کیا تھا۔ پھر اس نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ چوکیدار کو یہ بات آمنہ سے پتہ چلی تھی، عباسی نے جواب دیا۔ اس کیس میں ایک نیا کردار سامنے آیا تھا، لہٰذا میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، آمنہ کون؟ آمنہ ایک ماسی ہے جناب، عباسی نے بتایا۔ وہ ہماری بلڈنگ کے چند گھروں میں کام کرنے آتی ہے، مقتولہ کے گھر پر بھی وہی کام کرتی تھی۔ وقوعہ کے روز سپہر میں جب وہ کام کے لیے مقتولہ کے گھر پہنچی تو اس نے مقتولہ کو بیڈ روم کے فرش پر مردہ حالت میں پڑے ہوئے پایا۔ اس کے بعد ہی وہ دوڑتی ہوئی چوکیدار کے پاس پہنچی تھی۔ میں نے اپنی فائلوں میں جھانکا اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، استغاثہ کی رپورٹ اور گواہان کی فہرست میں آمنہ نامی کسی کردار کا ذکر نظر نہیں آتا؟ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ اس میں آپ کو کیا عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے اکھڑے ہوئے انداز میں الٹا مجھی سے پوچھ لیا۔ آمنہ وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے مقتولہ کو مردہ حالت میں دیکھا تھا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ رپورٹنگ پرسن کا نام تو کسی بھی رپورٹ میں بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور یہاں اسی ماسی بیچاری کا ذکر تک پڑھنے کو نہیں ملتا۔
इस संगीन नज़र अंदाजी का क्या सबब है? कोई सबब नहीं, वो बदस्तूर उखड़े हुए अंदाज में बोला। इस्तगासा ने जिस बात को ज़रूरी समझा उसे रिपोर्ट में शामिल कर लिया और जिस बात को गैर ज़रूरी जाना उसे गोल कर दिया। मैंने उसका बयान मुकम्मल होने से पहले ही तंज़िया लहजे में कहा, यही बात है ना मेरे फाजिल दोस्त, आप जो भी समझ लें। वो रुखाई से बोला, जो भी समझने की बात नहीं है माय डियर। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए तुर्शी से कहा, मैंने वही समझा है जो आपने मुझे समझाने की कोशिश की है। फिर मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ा और निहायती अदब के साथ अर्ज़ किया, जनाब आली, जिस औरत ने सबसे पहले मकतूला नौरीन की लाश को देखा, डिफेंस की नज़र में वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मुझे तो इस बात पर सख्त हैरत है कि इस्तगासा की रिपोर्ट में इस मासी का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मज़कूरा मासी को अदालत में हाजिर करने का खुसूसी बंदोबस्त किया जाए। मैं इस घरेलू मुलाजमा पर अपने अंदाज में जिरह करना चाहता हूँ और इसके साथ ही मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस लेकर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसके साथ ही बिल्डिंग के चौकीदार हनीफ को भी अगली पेशी पर अदालत में बुलाया जाए। इस शख्स से पूछगछ भी इस केस के सिलसिले में मुआविन और मेरे मुवक्किल के हक़ में मुफीद साबित हो सकती है। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने मेरे मुतालबे को रास्त जानते हुए मुतालिका अदालती अमले को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। इसके साथ ही 10 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। आइंदा पेशी पर मासी इस अदालत में मौजूद नहीं थी। इस्तगासा की तरफ से वजाहत दी गई कि आमना अपने गांव गई हुई है और इसे बुलाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आमना का गांव बलूचिस्तान का एक दूर दराज इलाका था और वो कराची के इलाके गोलीमार में नदी के किनारे एक बस्ती में रहती थी, जहां ज़्यादातर उसकी हमपेशा औरतों यानी मासियों के ख़ानदान आबाद थे। पता नहीं क्यों मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि इस्तगासा मासी के सिलसिले में जानबूझकर ताख़ीरी हरबे आजमा रहा था, वरना 10 दिन का वक्त कुछ कम नहीं होता। इस अरसे में पाकिस्तान के किसी भी कोने से आदमी को खींचकर अदालत में पहुंचाया जा सकता है। बहरहाल मैंने कराची लेवल पर मुल्ज़िम के भाई रज़ाक को खुसूसी हिदायत के साथ एक ड्यूटी सौंप दी थी। इसे निहायत ही गैर महसूस अंदाज में आमना के बारे में मालूमात हासिल करके मुझ तक पहुँचाना थी। इस पेशी पर बिल्डिंग का चौकीदार हनीफ अदालत में हाजिर था, लिहाजा मैंने इस रोज़ इसी पर गुजारा करने का फ़ैसला कर लिया। अगरचे हनीफ का नाम इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं था, ताहम इसकी हैसियत इस्तगासा के गवाह ही की थी। हनीफ ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड कराया तो वकील इस्तगासा पूछगछ के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। 2-4 सरसरी से सवालात पूछकर वकील इस्तगासा ने इसे फारिग कर दिया। इसके बाद यकीनन मेरी बारी थी। हनीफ की उम्र 35 साल के आसपास रही होगी। वो दरमियाने कद का मालिक एक हट्टा कट्टा शख्स था। मैंने किसी तमहीद के बगैर ही खिलाफ आदत बराह रास्त जिरा शुरू कर दी। क्या ये सच है कि मकतूला की मासी आमना ने तुम्हें इसके कत्ल के बारे में बताया था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे जब मासी ने तुम्हें ये इतला दी? मैं बिल्डिंग की छत से नीचे आ रहा था, वो बोला। सीढ़ियों पर मासी से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि अंदर मकतूला यानी नौरीन की लाश पड़ी है। तुम बिल्डिंग की छत पर क्या करने गए थे? पानी खोलने, उसने बड़े रसान से जवाब दिया। मुझे मजाक की सूझी, तुरंत बोला, क्या आप लोगों ने पानी को बिल्डिंग की छत पर कहीं कैद कर रखा है जो तुम उसे खोलने गए थे? ऐसी बात नहीं है वकील साहब, वो खिसियाना सा होकर बोला। फिर कैसी बात है? मैंने तफरीहन पूछ लिया। जनाब, बात दरअसल ये है कि वो वजाहत करते हुए बोला, बिल्डिंग के घरों को पानी सप्लाई करने वाली टंकी छत पर बनी हुई है। मैं पानी नहीं बल्कि इसके वॉल्स खोलने छत पर गया था। ये काम मैं सुबह शाम दोनों वक्त करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम टंकी का वॉल्स खोल कर छत से नीचे आ रहे थे तो इस वक्त कमोबेश से पहर के 5 बजे थे? मैंने पूछा। जी हाँ, मेरे ख्याल में इस वक्त शाम के 5-10 हुए थे, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं वॉल्स खोलने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक छत पर ही मौजूद रहा था। तुम जिस अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में चौकीदारी करते हो उसमें कुल कितने फ्लोर हैं? मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। 6, उसने बताया, यानी ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर। मतलब ये कि 5 फ्लोर यानी 6 मंजिलें।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मकतूला का फ्लैट किस फ्लोर पर वाक़ है? 4th फ्लोर पर, उसने जवाब दिया। फ्लैट नंबर 401। ये फ्लैट जीनों के सामने ही पड़ता है। वेरी गुड, मैंने जल्दी से कहा। फिर पूछा, जब तुम फॉल्स खोल कर आए तो मासी ने तुम्हें मकतूला की लाश के बारे में बताया था। जरा सोचकर बताओ, तुम दोनों की मुलाकात बिल्डिंग के किस हिस्से में हुई थी? उसने एक लम्हा सोचने की अदाकारी की, फिर जवाब दिया, जनाब, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? जब मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था तो 4th फ्लोर पर पहुंचते ही मासी अचानक मेरे सामने आ गई थी। बस वहीं सीने पर मकतूला के फ्लैट के दरवाजे के सामने हमारी मुलाकात हुई थी। मासी अचानक ही तुम्हारे सामने आ गई थी? मैंने इसी के अल्फाज दोहराए। फिर पूछा, वो आई कहाँ से थी? जज जी, वो उलझन भरे अंदाज में बोला, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तुमसे रियाजी का कोई पेचीदा सवाल नहीं किया जो तुम इस कदर परेशान नजर आ रहे हो। मैंने उसकी बौखलाहट से लुत्फ अंदोज होते हुए पूछा, तुमने बताया है कि वो अचानक ही तुम्हारे सामने आ गई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जीनों की तरफ से आई थी या गैलरी में मौजूद थी, या छत से टपकी थी, या वो घर के अंदर से निकली थी? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। किसके घर से? नौरीन के घर से, उसने जवाब दिया। मैं जैसे ही जीने उतरते हुए 4th फ्लोर पर पहुंचा, फ्लैट नंबर 401 का दरवाज़ा धड़ से खुला और मासी बाहर निकली। वो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। उसने तुमसे क्या कहा था? मैंने कुरेदने वाले अंदाज से पूछा। उसने बौखलाहट भरे लहजे में बताया कि अंदर नौरीन की लाश पड़ी है, उसने जवाब दिया। फिर तुमने क्या किया था? मैंने पूछा। मैं भागता हुआ नीचे उतरा और अब्बासी साहब के पास पहुंच गया, उसने थूक निकलते हुए बताया। मैं जब छत पर था तो मैंने इनकी गाड़ी को बिल्डिंग में दाखिल होते देख लिया था। अब्बासी साहब एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर हैं। मेरी समझ में यही आया कि इस वाक़े की इत्तला अब्बासी साहब ही को देनी चाहिए। वो बिल्डिंग की यूनियन के ओहदेदार भी हैं। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला। मेरी बात सुनकर वो जल्दी से अपने घर गए। फिर उन्होंने अपने घर से पुलिस को फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी थी। क्या तुमने मकतूला नौरीन की लाश को उसके बेडरूम में पड़े देखा था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। नहीं, वो बौखला गया। हाँ, देखा था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने से तेज़ नज़र से घूरा। हाँ कि ना? वो जनाब, बात दरअसल ये है, वो अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोला। जब मासी आमना ने मुझे मकतूला के कत्ल के बारे में बताया तो मैं घबरा गया था और मैं तेज़ी से जीने उतरकर अब्बासी साहब के पास पहुंच गया था। फिर जब पुलिस हमारी बिल्डिंग में आई तो मैं अब्बासी साहब और पुलिस वालों की मौजूदगी में मकतूला के अंदर घर गया था और मैंने बेडरूम के फर्श पर उसकी लाश पड़ी देखी थी। पुलिस ने मुझे बेडरूम के अंदर तो नहीं जाने दिया था, पर मैंने कमन में खड़े खड़े बेडरूम के फर्श पर पड़ी मकतूला नौरीन की लाश देखी थी। यानी जब मासी ने तुम्हें इस वाक़े की इत्तला दी तो तुम उस वक्त मकतूला के फ्लैट में दाखिल नहीं हुए थे? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी हाँ, वो एक बार फिर अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोला। मैं बाद में अब्बासी साहब की मौजूदगी में मकतूला के फ्लैट के अंदर गया था। मैंने चौकीदार हनीफ पर अपनी जरा ख़त्म कर दी और जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब आली, इस केस के तमाम गवाह भुगताए जा चुके हैं सिवाय एक के, और वो गवाह है मासी। मेरी मौजिद अदालत से पुरजोर इस्तदा है कि आइंदा पेशी पर मासी आमना की गवाही को यकीनी बनाया जाए ताकि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने इस बात पर सर हिलाया और वकील इस्तगासा को ज़रूरी हिदायत देने लगा। फिर 1 हफ्ते बाद की तारीख देकर उसने अदालत बर्खास्त कर दी। मंजर इसी अदालत का था और कटहरे में मासी खड़ी थी। वो घरों में काम करने वाली एक मासी थी और मासी ही दिखाई भी देती थी। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। वो धानपान सी और दरमियाने कद की मालिक और गोरी चिट्टी औरत थी। दुबला पतला होने के बावजूद भी वो खासी फुर्तीली नजर आती थी। उसकी आंखों में भी एक खास किस्म की तेजी पाई जाती थी। उसके चेहरे की खास निशानी ये थी कि उसने अपने दोनों कानों को मुख्तलिफ मकामात से छिदवा रखा था और दोनों कानों के बालाई हिस्सों में छोटी छोटी बालियों की कतारें सजा रखी थीं। ये तलाई बालियां कानों के बालाई हिस्से में नीचे से ऊपर तक चली गई थीं। वकील इस्तगासा ने वाजबी सी जिरा करके जब उसे फारिग कर दिया तो मैं जज की इजाज़त हासिल करके विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। इन लम्हात में वो खासी घबराई हुई नजर आ रही थी। आमना मेरी दरियाफ्त थी, लिहाजा इससे सवाल जवाब की जिम्मेदारी भी मुझी पर आयद होती थी। मैंने खकार कर गला साफ किया, फिर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया,
क्या ख्याल है मासी, इस मर्तबा तुमने गांव में कुछ ज़्यादा ही दिन नहीं लगा दिए? हाँ, इधर गांव में कुछ मसला हो गया था। वो इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए बोली, मेरा चाचा फोत हो गया था, तो अब तुम गांव वाले मामलात निपटा कर वापस आ गई हो। मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हारे दिलो दिमाग से गम के बादल छट चुके हैं और मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम हाजिर दिमागी से इसका ठीक ठीक जवाब दोगी। जी, वो नहीब सी आवाज़ में बोली, आप पूछें। मैंने पूछा, आमना, घरों में काम करने वाली मासियाँ उमूमन सुबह ही आया करती हैं, तुम्हारे सपहर में आने की कोई ख़ास वजह? बाजी देर तक सोने की आदी थी जनाब, वो वजाहत करते हुए बोली। वो 10:30 बजे 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठती थी और मेरे पास इस वक्त एक घर लगा हुआ था। मैं बाजी के पास सुबह 10 से पहले आ सकती थी, लिहाजा उसने मुझे शाम में बुला लिया था। बाजी से मुराद उसकी मकतूला नौरीन थी। मैंने आमना की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम मकतूला के घर कितने बजे काम करने आया करती थीं? जी, 5 बजे, उसने जवाब दिया। और तुम्हारा काम कब तक ख़त्म हो जाता था? जी बाजी, कपड़े भी धुलाती थी तो फिर 6 बज जाते थे। वो कुछ सोचते हुए बोली, अगर सिर्फ झाड़ू पोंछा और बर्तन वगैरह हों तो मैं ये काम आधे घंटे में निपटा कर फारिग हो जाती थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे। जी, वो मुतलाशी नज़र से अदालत के दरवाजे को देखते हुए बोली, जी हाँ। मासी की हरकत और सकनात में एक ख़ास किस्म का इज़्तिरार पाया जाता था। वो बार बार अदालत के दरवाजे की जानिब इस अंदाज से देख रही थी जैसे इसे किसी का इंतज़ार हो। जब कोई शख्स पहली मर्तबा गवाही देने अदालत में पेश होता है तो उस पर घबराहट लाजमी तारी होती है, लेकिन मासी की घबराहट बड़ी मुंतज़िर सी और अनोखे अंदाज की थी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आमना, क्या वक़्वा के रोज़ भी तुम 5 बजे सपहर ही मकतूला के घर पहुंची थी? जी, इस रोज़ में ज़रा जल्दी आ गई थी, वो जुज़्बुज़ होते हुए बोली। मैंने पूछा, कितनी जल्दी? आधा घंटा पहले, उसने जवाब दिया, यानी 4:30 बजे। जी हाँ, इस रोज़ जल्दी आने की कोई ख़ास वजह थी? जी, मेरा बच्चा बीमार था, वो वजाहत करते हुए बोली। इसे 5 बजे डॉक्टर को दिखाना था, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रा जल्दी चली जाती हूँ ताकि काम जल्दी ख़त्म करके घर वापस आ जाऊं। जब तुम मकतूला के घर पहुंची तो फिर क्या हुआ था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। मैं घर में दाखिल हुई, झाड़ू उठाई और बेडरूम की तरफ चली गई, वो बताने लगी। इस दिन मैं झाड़ू पोंछे के इरादे से ही वहां गई थी और झाड़ू का काम मैं बेडरूम से शुरू किया करती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बात मुकम्मल करके एक बार फिर अदालत के दरवाजे की जानिब निगाह दौड़ा रही थी। मैं पूछे बिना ना रह सका, क्या तुम्हें किसी का इंतज़ार है? जी नहीं, वो घबराहट में इजाफा कर रही थी। यहाँ से जाने की जल्दी है? ऐसी बात नहीं, वो धीमे अंदाज में बोली। वो जी, मैं पहली मर्तबा अदालत में आई हूँ ना, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा है। अपने दिल को काबू में रखो मासी, अभी तो जरा का आगाज़ हुआ है। मैंने कहा, मुझे तुमसे ढेरों सवालात पूछना है। तुम वो गवाह हो जिसने सबसे पहले मकतूला की लाश को देखा था। अगर तुमने इस तरह घबराहट को खुद पर तारी रखा तो मुझे डर है तुम चकरा कर कटहरे के फर्श पर गिरोगी और बेहोश हो जाओगी। जी, मैं खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ। शाबाश, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा। फिर पूछा, जब तुम झाड़ू उठाए मकतूला के बेडरूम में दाखिल हुई तो तुमने वहाँ क्या देखा था? बाजी बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी, वो झुरझुरी लेते हुए बोली। इसके सर से खून निकल रहा था और कपड़ों वाली अलमारी भी खुली पड़ी थी। ज़रा अच्छी तरह सोचकर बताओ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। फ्लैट में दाखिल होने के बाद से लेकर बेडरूम तक पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट जी। वक़्वा के रोज़ तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम 4:30 बजे मकतूला के फ्लैट पर पहुंची थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। और 1 मिनट बाद ही तुमने बेडरूम में मकतूला की लाश पड़े देख ली थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी, ऐसा ही हुआ था, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोली। मैंने चिराग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर तुमने क्या किया था? बाजी को मुर्दा हालत में फर्श पर पड़े देखकर मैं तो घबरा गई थी, वकील साहब, उस सरासीमा लहजे में बोली। मेरी कुछ समझ में न आया तो मैं फ्लैट से बाहर की जानिब दौड़ पड़ी थी और फ्लैट से बाहर कदम रखते ही चौकीदार हनीफ से तुम्हारा सामना हो गया था। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा।
वो छत की तरफ से जीना उतरते हुए नीचे आ रहा था। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जल्दी से बोली। मैंने हनीफ को बताया कि अंदर बाजी की लाश पड़ी है। ये बात सुनकर वो भी परेशान हो गया था। क्या चौकीदार ने फ्लैट के अंदर आकर मकतूला की लाश देखी थी? मैंने चौकीदार हनीफ के बयान की तस्दीक की खातिर पूछ लिया। नहीं जनाब, वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, वो मजबूत लहजे में बोली। मेरी बात सुनते ही वो घबराहट भरे अंदाज में नीचे की तरफ चला गया था, ये कहते हुए कि नीचे अब्बासी साहब मौजूद हैं, मैं इन्हें इस वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर चौकीदार ने अब्बासी साहब को बताया। अब्बासी साहब ने पुलिस को फ़ोन किया और थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। मैंने सादगी से कहा, ऐसा ही हुआ था ना? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम वक़ुआ के रोज़ सेपहर 4:30 बजे मकतूला के फ्लैट पर पहुंची थी। मैंने अपनी जिरा में एकदम तेज़ी भरते हुए कहा। 4:31 पर तुम झाड़ू थामे मकतूला के बेडरूम में दाखिल हुई। बेडरूम के फर्श पर मकतूला की लाश पड़ी देखकर तुम्हारे औसान खता हो गए और तुम घबराहट के आलम में बाहर की तरफ दौड़ी। तुम जैसे ही फ्लैट से बाहर निकली, तुम्हारी नज़र चौकीदार पर पड़ी और तुमने इसे मकतूला की लाश के बारे में बताया। मैं सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अगर हम फर्ज कर लें कि बेडरूम से निकलकर फ्लैट के दाखिली दरवाजे तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तुम्हें लगे होंगे, तो इस हिसाब से जब तुमने चौकीदार को मकतूला की मौत के बारे में बताया, उस वक्त दोपहर के 4:34 हुए होंगे। अगर मेरे हिसाब में कोई गलती हो तो बताओ। नहीं जी, आप ठीक कह रहे हैं, वो अदालत के दरवाजे की जानिब देखते हुए सरसरी अंदाज में बोली। इस वक्त यही टाइम था। लेकिन मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। चौकीदार हनीफ ने मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू ये बयान दिया है कि जब तुमने इसे मकतूला की लाश के बारे में बताया तो उस वक्त दोपहर के 5:10 हुए थे। ये लगभग 1 घंटे का वक्त कैसे आ गया? चौकीदार भूल रहा होगा, वो अटक अटक कर बोली। वक्त तो वही था जो मैंने आपको बताया है। मेरे सवाल ने इसे गड़बड़ा दिया था। मैंने इसकी आंखों में पहली मर्तबा खौफ के साए मंडलाते देखे और पहली ही बार मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इस एहसास के साथ ही मेरी जिरा में भी तुंदी आ गई और मैंने दुरुस्त अंदाज में आमना से इस्तफसार किया। चौकीदार के भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो रोज़ाना शाम में ठीक 5 बजे छत की टंकी के वॉल्स खोलने ऊपर जाता है और कमोबेश 10 मिनट तक वो छत पर मौजूद रहता है। वो छत से नीचे आ रहा था कि तुम्हारी इससे मुलाकात हो गई। इस वक्त लगभग 5:10 हुए थे। तुम अपनी बात पर डटी हुई हो और इसका मतलब है कि तुम सरासर गलत बयानी से काम ले रही हो। आखिर क्यों? मम, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, वो बिगड़े हुए तेवरों के साथ बोली, बल्कि चौकीदार झूठ से काम ले रहा है। वो क्यों झूठ बोलेगा? मैंने कड़े लहजे में पूछा। इसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? ये तो आप उसी से पूछें, वो बरहमी से बोली। मुझे क्या पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो फिक्र ना करो, आज पता चल जाएगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। चौकीदार को तो तुमने झूठा करार दे दिया है। ये बताओ, अब्बासी साहब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब्बासी? कौन अब्बासी? वो सोचे समझे बगैर बोल गई। लगता है कि तुम्हारी याददाश्त रुखसत हो रही है, मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। मैं इन अब्बासी साहब का जिक्र कर रहा हूँ जो बी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 303 में रहते हैं। ये वही अब्बासी साहब हैं जिनको चौकीदार ने मकतूला के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया था और इनके फ़ोन करने पर पुलिस वक़ुआ पर पहुंची थी। अच्छा, आप इन अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं, वो खिफ़्फ़त आमेज़ लहजे में बोली। अच्छा हुआ तुम्हें खुद ही याद आ गया, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। मेरे लहजे की संगीनी ने उसकी आंखों में एक बेनाम सी वहशत भर दी। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, इन अब्बासी साहब को क्या हो गया है? इन्हें भी चौकीदार की तरह झूठ का मर्ज़ हो गया है, मैंने जहर में बुझे हुए अल्फाज में कहा। इनका बयान है कि चौकीदार हनीफ ने कोई 5:15 बजे इन्हें मकतूला की मौत की इतला दी थी। उन्होंने अपने घर से जब मुतालिका थाने फ़ोन किया तो पुलिस स्टेशन की घड़ी में दोपहर के 5:30 बजे थे। पुलिस कोई 6 बजे जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए आमना से कहा, ये इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, एक सिर्फ तुम ही सच्ची हो, है ना? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी गर्दन को नरखरे के मकाम पर से सहलाते हुए फरियादी लहजे में बोली, पानी ज़रूर मिलेगा और अभी मिलेगा।
मैंने बुलंद आहंग करारी आवाज में कहा, मगर इससे पहले तुम्हें बहुत सोच समझकर मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो बदस्तूर गले को सहलाते हुए वहशत भरी नजर से मुझे तकने लगी। मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा, वकुआ के रोज जब तुम खिलाफे मामूल जरा जल्दी काम करने मकतूला के फ्लैट पर पहुंची तो घंटी की आवाज पर तुम्हारे लिए दरवाजा किसने खोला था? वो सोच समझकर जवाब देने का मकाम बहुत पीछे छोड़ आई थी। इधर मेरा सवाल खत्म हुआ, उधर उसने खट से जवाब दिया, बाजी ने। लेकिन तुम्हारी बाजी तो अपने बेडरूम के फर्श पर मुर्दा पड़ी थी। मैंने तंजिया नजर से उसे घूरा। वो तुम्हारे लिए दरवाजा कैसे खोल सकती थी? अब एक ही बात मुमकिन है कि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके तमस्कुराना अंदाज में वकील इस्तगासा की जानिब देखा, फिर दोबारा आमना मासी की तरफ मुतवज्जा हो गया। जब तुम मकतूला के फ्लैट पर पहुंची तो मकतूला ने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला था और तुमने उसे कत्ल कर दिया। मेरी बात की तकमील के साथ ही अदालत में सन्नाटा छा गया। आमना की हालत दीदनी थी। वो बरसों के मरीज की तरह कटहरे की रेलिंग का सहारा लिए खड़ी थी। वहां मौजूद हर शख्स की निगाह उसी पर लगी हुई थी। हैरत अंगेज तौर पर इस बार मासी ने भूले से भी अदालत के दाखिली दरवाजे की तरफ नहीं देखा, बल्कि यकायक कटहरे से निकलकर दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। इस मंजर ने जज समेत हर शख्स को वर्ताए हैरत में डाल दिया। वो फरार की राह इख्तियार करके अपने जुर्म का इकबाल कर रही थी। इससे पहले कि वो अदालत के दरवाजे तक पहुंच पाती, अदालत के कमरे में मौजूद आईओ ने अपने एक पेटी भाई के ताबन से उसे काबू कर लिया। अगले ही लम्हे उसके हाथों में आईनी जेवर पहना दिया गया। पिछली पेशी पर रूनुमा होने वाली ड्रामाई सूरत हाल ने मेरे मुवक्किल की बेगुनाही साबित कर दी थी। लिहाजा आइंदा पेशी पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए साजिद को बाइज्जत बरी कर दिया। आमना को गुज़िश्ता पेशी पर ही हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस कस्टडी की पहली रात ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मकतूला की अलमारी से 50,000 रुपये उसी ने चुराए थे और पकड़े जाने पर उसी ने हथौड़ी से मकतूला की कनपट्टी पर एक कारी ज़र्ब लगाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। उसके इकबाली बयान का खुलासा कुछ यूं था, उसने बच्चे की बीमारी का महज बहाना किया था। वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वकुआ के रोज आधे घंटे पहले वहां पहुंच गई थी। ड्राइंग रूम के फर्श पर बिखरे लकड़ी और कपड़े के कचरे में उसे मुलजिम की हथौड़ी पड़ी नजर आई, तो उसने एक फौरी ख्याल के तहत इस हथौड़ी के आहिनी हिस्से यानी सर की तरफ से पकड़ा और अपने साथ बेडरूम में ले गई। इसके जहन में आया था कि अगर वो चोरी करते हुए पकड़ी गई तो अपनी हिफाजत के लिए इसी हथौड़ी को इस्तेमाल करेगी। हथौड़ी को आहानी हिस्से की जानिब से पकड़ने की वजह यह थी कि वो इसके दस्ते पर अपनी उंगलियों के निशानात नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने एक टीवी ड्रामे में देखा था कि फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस बआसानी मुजरिम तक पहुंच जाती है। उसका अंदाजा था कि वह हथौड़ी साजिद अली की थी, लिहाजा पुलिस की तहकीक साजिद ही को मुजरिम ठहराती। उसने बवक्त ज़रूरत हथौड़ी के दस्ते को एक रुमाल से पकड़कर मकतूला की कनपट्टी पर आजमाया था, लिहाजा साजिद अली के फिंगरप्रिंट्स हथौड़ी के दस्ते पर महफूज। इस केस में बल्कि आमनाबाजी के बयान में सबसे दिलचस्प बल्कि अफसोसनाक पहलू यह था कि आखिर इसे रकम चुराने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी। मासी के मुताबिक इसके छोटे बहन भाइयों और बूढ़े माँ बाप को गांव के सरदार ने अपनी प्राइवेट जेल में कैद कर रखा था। किसी ज़माने में आमना के बाप ने सरदार से 5,000 रुपये कर्ज लिए थे, जो सूद दर सूद बढ़कर 50,000 हो गए थे। सरदार ने न सिर्फ आमना की फैमिली को अपनी खुफिया कैद में डाल दिया था, बल्कि इनके कच्चे मकान को भी अपने एक मुलाजिम के इस्तेमाल में दे दिया था। इस सरदार का बस एक ही मुतालबा था कि जब तक इसके 50,000 रुपये अदा नहीं किए जाएंगे वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। आमना को किसी तरह 2 दिन पहले पता चल गया था कि वकुआ के रोज़ मकतूला दोपहर में बैंक से एक तगड़ी रकम निकाल कर घर लाएगी, जो शाम तक घर के अंदर ही मौजूद रहेगी। लिहाजा उसने अपने ख़ानदान की आज़ादी के जुर्म की दलदल में कूदने का फैसला कर लिया था। उसने ये जुर्म नज़रिया ज़रूरत के तहत किया था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नज़रिया ज़रूरत के तहत किया गया जुर्म जायज़ हो जाएगा, लेकिन लम्हाए फ़िक्रिया तो यह है कि आमना ने जुर्म किया था वो कानून की पकड़ में आई और अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इस ज़रूरतमंद को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। मगर सरदारों और वडेरों की प्राइवेट जेलें अब भी आबाद हैं और खुदा जाने कब तक आबाद रहेंगी।
قانون کی نگاہ اور ہاتھ وہاں تک رسائی کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ قانون اور انصاف تو ہر شاہ و گدہ کے لیے یکساں ہونا چاہیے نا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟